नमस्कार, प्रणाम। मैं अक्षय द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन पर बात करेंगे और केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन पर ही नहीं बल्कि 2024 में होने जा रहे आम चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। क्या इस विभाजन को केवल एक पार्टी के विभाजन के तौर पर देखना चाहिए या समूचे विपक्ष में सेंधमारी की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के तौर पर भी इसे देखना चाहिए? शरद पवार जो उम्र के 84 वर्ष पूरे कर चुके हैं, अपने ही घर की बगावत का सामना कर रहे हैं। आज उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए भाई, हालांकि सब में काम हुए, आज ही अजीत पवार ने भी चाहा कि वह अपना शक्ति प्रदर्शन करें। दोनों ही नेताओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अपने अपने साथ विधायक नंबर की बात करें, शरद पवार पर भारी पड़े। शरद पवार बार बार अपने इतिहास का हवाला दे रहे हैं और हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने ठीक नहीं किया और इनको सबक सिखाया जाएगा। उनका कहना है कि जनता मेरे साथ है, ये लोग अगर विधायक बने तो मेरे कारण बने, इन तमाम कार्यकर्ताओं के कारण से बने और इन कार्यकर्ताओं मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जिनके साथ प्रफुल्ल पटेल है और तकरीबन 30 विधायक है। अजीत पवार की दलील यह है कि अब आपकी उम्र हो गई, अब आप आशीर्वाद दीजिए और शांति से बैठिए। वक्त के साथ में बदलाव होता है, बदलाव हुआ है, देश हित में हमारे द्वारा ये कदम उठाया गया है। अजीत पवार ने बताने की कोशिश की, कभी आपने भी बगावत की थी 1978 में, आप 38 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद भी अलग अलग मौकों पर आप मुख्यमंत्री बने, अलग अलग मौकों पर आपने बगावत की। वक्त के साथ हमने भी चाल बदल ली और चाल हमने देश हित में बदल ली। अजीत पवार ने बताया कि देखिए, हमें साफ समझ में आ रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता था, यानी मैं खुद मुख्यमंत्री हो सकता था अगर आपने बनने दिया होता। 2004 के समय में हमारी सीटें ज्यादा थी, कांग्रेस की कम थी, पर आपने बनने नहीं दिया। उन्हें लगता है कि भाजपा के साथ अब वह वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया अजीत पवार ने कि देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं और जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ रहने में ही भलाई है, देश उनके साथ में ही मजबूत हो सकता है। तो सवाल इस बात का है कि शरद पवार महाराष्ट्र को अजीत पवार के हवाले और पार्टी को अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हवाले कर देश में भाजपा का विकल्प तैयार करने निकले। वह चुनौती दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वह चुनौती दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, वह प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में साझा विपक्ष का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवार अपने ही घर में उस तरीके से घिर गए जैसे अतीत में एक समय एनटी रामाराव घिरे हुए दिखाई दिए थे। एनटी रामाराव अपनी पत्नी के मोह में थे, यहां पुत्री के मोह में क्या शरद पवार है? ये सवाल मन में आता है। सवाल इसलिए मन में आता है कि एनटी रामाराव ने भी तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी। वो तेलुगु देशम पार्टी को उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने उनके जीते जी ही छीन ली थी। समूचे विधायक चंद्रबाबू नायडू के साथ थे और एनटी रामाराव अदद अकेले रह गए थे। उन्होंने भी कहा था मैं जनता के बीच जाऊंगा, पर जनता ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। 84 वर्ष के शरद पवार एक बार फिर नीति की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कामयाब हो पाएंगे? क्या भाजपा के खिलाफ साझा विपक्ष इन विपक्ष की दलों को ही खंड खंड तो नहीं कर देगा? ये चिंता आने लगी है, क्योंकि तमाम दल सहम गए हैं। आरजेडी सहम गया है, जेडीयू सहम गया है, समाजवादी पार्टी सहम गई है, शिरोमणि अकाली दल के वापस भाजपा से जुड़ने की खबरें आ रही है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय ये 24 की तैयारी, दलों में सेंधमारी। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। ये अमर सूत्र हमें प्राप्त हुआ महाभारत से। जीवन के हर क्षेत्र के संदर्भ में महाभारत का घटनाक्रम पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो शरद पवार और अजीत पवार के संदर्भ में भी अगर हम दृष्टि डालते हैं तो कुल मिलाकर समझ में आता है बात कितनी ही दूसरों के भले की हो, कदम कुल मिलाकर स्वयं के भले के लिए ही उठाया जाता है। तो समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बात करें, जेडीयू के संदर्भ में बात करें या अब एनसीपी के संदर्भ में बात करें, जो कदम उठाए गए हैं वो कदम कुल मिलाकर अपने ही हित के संदर्भ में है। तो अजीत पवार का ये कदम क्या शरद पवार की देश से ही नहीं बल्कि प्रदेश से सियासत की समाप्ति है? इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सलीम सारंग जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। वो शिवसेना के
जिसके नेता उद्धव ठाकरे हैं। हमारे साथ विनोद शेलार जी हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसको इस सारी तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हमारे साथ निजामुद्दीन राइन जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सब बिखर गए, अब कांग्रेस का ही लोग इंतजार कर रहे हैं। और इन सबके बीच में स्वतंत्र टिप्पणी देने के लिए निरंजन परियार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सलीम सारंग जी से करते हैं। क्या हुआ सलीम जी, किसके पास पावर? दो पवार, एक पावरफुल, एक पावरलेस। थोड़ा आप ही बताएं, कौन कहां खड़ा? एकच वादा अजित दादा। बात ऐसी है कि अगर 40 आमदार अभी हमारे साथ ही है, और बात आमदारों की नहीं है, बात पब्लिक की, डेवलपमेंट की बात है। अजित दादा मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब अजित दादा। आज पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए ये डिसीजन हुआ है। कहीं 1.5 साल पहले से हमारे पार्टी संगठन में कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था। काफी पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे, पोस्टिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। अजित दादा ने कई बार ये पार्टी वरिष्ठों को कहा कि पार्टी संगठन पे ध्यान दीजिए, संगठन टूट रहा है। तो पार्टी ने संगठन पे उस वक्त इस वक्त जो चल रहे हैं वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, जैसा संगठन आप देखेंगे महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी आई, शिंदे गुट हो गई, तो कहीं ना कहीं एनसीपी को ये लोग काफी तोड़ रहे थे। कई कुछ ना कुछ पोस्ट देकर या हर चीज का इस्तेमाल करके ये एनसीपी के कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे थे। तो अजित दादा का जो ये डिसीजन हुआ अपनी पार्टी को बचाना और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर लोगों को डेवलपमेंट के लिए, ये डिसीजन उन्होंने लिया है। तो सलीम सारंग जी, आपसे जानना चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाना बड़ा जरूरी हो गया था। शरद पवार क्या वाकई अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं? क्या शरद पवार में कोई दम नहीं बचा? कि आप सबको अचानक अजीत पवार की समझ पर भरोसा हो गया? थोड़ा बताएं तो सही। शरद पवार से नाराज है, सुप्रिया सुले से नाराज है, या भाजपा ने इतना दम दे दिया या उनके साथ भी अब जीवन गुजारने में भलाई समझ में आई? लोग बता रहे एजेंसियों ने बड़ा काम किया इसमें। नहीं, देखिए, एजेंसी तो अपने हिसाब से काम करते रहेगी। एजेंसी का काम है वो काम करना। अगर जो गलत है तो उनको सजा जरूर मिलना चाहिए एजेंसी के थ्रू। बात अजित दादा में पावर अब आया ऐसा नहीं है। अगर जब देखोगे पिछली बार 2019 में मोदी लहर थी, उस वक्त भी अजित दादा ने अपने दम पे 15-16 आमदार ऐसे चुन के लाए जिसको कोई जानता नहीं था। सब न्यू कमर आमदार को उन्होंने बनाया अजित दादा ने। रही बात पवार साहब, हमारे वरिष्ठ है शरद पवार साहब, उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन क्या है, उनके आसपास के जो लोग बैठे ऑफिस बेरर, जिसको हम राजनीति के भी नहीं बोलेंगे, जो ऑफिस बेरर है, उनको इनपुट रॉन्ग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको गलत सजेशन दे रहे हैं। और अजित दादा जो है वो काम करने वाले रोक टोक नेता है, वो अपने इंस्टेंट वो डिसीजन मेकर है। वो लोगों को झूठा वादा नहीं देते। अगर कोई काम होता है तो उनको काम करने वाले नेता है। तो आप देखेंगे कि वो उस वे में काम बराबर नहीं हो पा रहा था, लोगों के डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो दादा ने ये डिसीजन लिया है और ये डिसीजन लोगों के हित में होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कितना डेवलपमेंट में फर्क होता है और पब्लिक का भरोसा है। ये अजीत पवार ने ये डिसीजन तो 3 साल पहले भी लिया था। गड़बड़ तो 1 साल से हो रही है, आप बता रहे हैं। तो 3 साल पहले जो अजीत पवार ने डिसीजन लिया था वो क्या था? नहीं, देखो, 3 साल पहले जो डिसीजन लिया था, उस टाइम पे उन्होंने शरद पवार जी की बात मानी और वो वापस आए उनके बुलाने पर और आके देखे संगठन में भी। अब उस वक्त पता नहीं था कि पार्टी तो ठीक ठाक चल रही थी, हम कांग्रेस के साथ चल रहे थे, महा विकास आघाड़ी में ठीक ठाक चल ही रही थी, लेकिन संगठन जो था हमारा कहीं ना कहीं बहुत कमजोर होते जा रहा था। और उसके बाद जब ये हमारे पार्टी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद शिंदे गुट हो गया या बीआरएस हो गया, कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में सेंध लगा रहे थे। और उस सेंध को रोकने के लिए जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने वो काबिलियत नहीं रही कि वो लोगों को रोका जाए। आज जैसे अभी आप देखेंगे, दो दिन के अंदर 10 लोगों को निकालने का पत्र निकाल दिए पार्टी के सामने से। लेकिन वही डिसीजन लोगों को अपॉइंटमेंट 1.5 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। काफी पद खाली थे, काफी पोस्ट खाली थी लोगों की, उनमें अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये सब उनका आक्रोश था और वो सारी चीज दादा अजित दादा के पास गई चीज है। अच्छा, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊं से पहले सलीम सारंग साहब आपसे एक सवाल और करूंगा।
अजीत पवार को आने वाले समय में इतिहास किस रूप में याद रखेगा? पृथ्वीराज चौहान के रूप में या जयचंद के रूप में? उनको सिराजुद्दौला के तौर पर याद रखेगा या मीर कासिम के तौर पर? थोड़ा इसके संदर्भ में और रोशनी बता दें, मतलब क्या समझे? अजीत पवार ने जो कदम उठाया है, इसे शरद पवार के प्रति निष्ठा, गुरु दक्षिणा के तौर पर देखें या विश्वासघात के तौर पर? इनमें से अगर पब्लिक अगर अजीत दादा को देखना चाहेगी तो पब्लिक उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के तौर पे देखेगी। अजीत पवार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप देखा जाएगा उनको, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए डिसीजन ले रहे हैं, लोगों की, अपने कार्यकर्ता की, समाज की भलाई के लिए। तो ये अजीत पवार जो है छत्रपति शिवाजी के तौर पर देखे जाएंगे, और अजीत पवार को इस समय दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं शरद पवार, तो क्या शरद पवार औरंगजेब की दृष्टि से देखे जाएंगे? सवाल है। विक्रम सिंह जी मेरे साथ में। विक्रम जी क्या कहते हैं इस कहानी पर? अब तक आपका दुख था, अब शरद पवार भी उसी दुख की नाव पर सवार हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं हिमांशु जी, आज आपने जो विचार जो दिखाया था ये बिल्कुल फिट बैठता है इस पे। ये किसी की विचारधारा की ये राजनीति नहीं कर रहे, ये सब स्वार्थ की कर रहे हैं। देखिए इनको पहले तो कैसे बीजेपी वाले पानी पी पी के कोस रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और अब इनको सरकार में ले लिया। देवेंद्र फडणवीस कैसे फिल्मी डायलॉग वो बिल्कुल बाकायदा नाटक करके बोल रहे थे मंच से कि चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग, तो ये चक्की पिसिंग, तो ये पूरा देश देख रहा है। देखिए शिवसेना में तब ये जब तोड़ा इन्होंने तब भी यही कहा कि भाई ये एनसीपी के साथ चले गए और सवाल उठा रहे थे, और इन्होंने एनसीपी के साथ पहले शपथ भी ले ली थी। तो ये बीजेपी का अब ये भी कुछ भी करो कि भाई सिर्फ सत्ता रहनी चाहिए, और इन लोगों के पीछे ऐसे नहीं तो इन लोगों के पीछे सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल करो। अगर ये लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई शरद पवार बूढ़े हो गए, अरे भाई आप पे इतनी जवानी फूट रही था, आप अपनी अलग पार्टी बनाओ, आप दूसरे की पार्टी में सेंध क्यों लगा रहे हो? आप में अगर इतनी हिम्मत है आप करिए ना, कौन रोक रहा है? पता चल जाएगा कि किसमें दम है किसमें नहीं है। आप अब सवाल उठा रहे हो उम्र का, आपने कोई कुश्ती तो लड़नी ही नहीं है, ये तो एक राजनीतिक विचारों की है, इसमें दोनों। विक्रम जी आपको नहीं लगता कि आप लोग भ्रमित हो गए हैं? देश क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने के लिए बेकरार है। ये जितने विधायक है, जैसे एकनाथ शिंदे थे और उनके साथ में तकरीबन 35-40 विधायक थे, उन सबको भी देश हित में ये लगता था भाई भाजपा के साथ रहना जरूरी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश का चलना जरूरी है। वैसे ही अब अजीत जी को, छगन भुजबल जी को और उनके साथ के तमाम साथियों को, जिनमें प्रफुल्ल पटेल भी हैं, सबको लग रहा है भविष्य नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश का भविष्य सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपको नहीं लगता आपके नेताओं में समझ का संकट हो गया, इसलिए ये संकट आ गया? क्या कहते हैं? नहीं हिमांशु जी, मुझे एक चीज बताइए कि देश अभी भरोसा करेगा? मोदी जी ने किस प्रकार से कहा था कि भाई 75,000 करोड़ रुपए के कैसे आरोप लगाए थे सिंचाई घोटाले और उसके लग रहे थे बैंक घोटाले के, और मोदी जी ने बैंक मंच से बाकायदा बोला था कि भ्रष्टाचारियों के लिए हमारी एक गारंटी। तो क्या ये गारंटी है? तो क्या देश देख नहीं रहा? नहीं तो देश अब किस बुनियाद के ऊपर देश क्या देख रहा है, यह मुझे विनोद शेलार जी बताएंगे। विनोद जी, सब की तरफ से एक ही सवाल है, जिनको कल तक आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जिनकी जगह जेल में बता रहे थे, जिनसे चक्की पिसवाने का दावा जनता के बीच कर रहे थे, उनका रास्ते अलग करने के लिए इतने बेकरार आप क्यों हो गए? या ये धमकी इसीलिए थी अगर वहां रहोगे तो जेल, हमारे साथ रहोगे तो बेल? तो शेलार जी बताओ क्या आमंत्रण है? हिमांशु जी, अजीत पवार जी अपनी पार्टी को जो छोड़ के आए हैं जी, ये उनको अंदर से टिकट ग्रांटेड कई सालों से किया जा रहा था जी। जैसे शिवसेना में राज ठाकरे जी को बाजू में रखा गया, जो सालों से काम कर रहे थे, जो बाला साहब ठाकरे जी की एक प्रतिमा मानी जाती थी, लेकिन पुत्र प्रेम के कारण बाला साहब जी ने उद्धव जी को ज्यादा श्रेय दिया और उनको आगे लाया। सेम गलती यहाँ पर शरद पवार जी पुत्री प्रेम में कर रहे थे। इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया वाक्य है, द ओनली लेसन वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज नॉट टू लर्न एनी लेसन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। तो इतिहास से हम कभी सीखते ही नहीं, और यही सीखते हैं कि कुछ भी नहीं सीखने का। तो वैसा ही फिर से एक बार हुआ, शरद पवार जी ने वही गलती की, पुत्री प्रेम में अंधे हो गए और ये सब काम हो गया। जो जमीनी जुड़ाव वाला जो लीडर था
जो सालों से, यानी शरद पवार जी केंद्र की सरकार में जब गए 2002-04 के आसपास से, उसके बाद में महाराष्ट्र में जगह जगह पर जाना, पार्टी को बड़ा करना, लोगों के बीच में उनकी प्रतिमा को ऊपर लाना, ये हर बार आदरणीय अजित पवार जी ने किया। और सतत उनके साथ, यानी उनको सिर्फ अपने वो भांजे थे इसके लिए, भतीजे थे इसके लिए नहीं किया। मैं इंग्लिश का और एक वाक्य बताता हूँ, लीडरशिप इज गिवन, लीडरशिप इज एक्वायर्ड। तो सुप्रिया जी को तो पार्टी का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अजित पवार जी को लोगों ने लीडर एक करके एक्सेप्ट किया। आपने क्या कहा था 2004 में वो सीएम बन सकते थे, लेकिन वो बनने नहीं चाहिए, इसके लिए कांग्रेस को सीएम का पद दे दिया। दूसरी बार 2009 की बात आई, तब डिप्टी सीएम बनने वाले थे वो, तो शरद पवार जी ने ओबीसी कार्ड खेला और छगन भुजबल जी को डिप्टी सीएम बना दिया। 2012 में भी अजित पवार जी ने रिजाइन किया था, बाद में सभी ने रिक्वेस्ट की, आदरणीय शरद पवार जी ने की, फिर वो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया। 2019 में तो उनके साथ बहुत बड़ा गेम किया गया। अभी शरद पवार जी ने किया गूगली जी, और ठीक है आपने गूगली डाला, लेकिन बलि किसका दिया? आपके सबसे कद्दावर नेता का बलि दे दिया। आपने कहा, आपने सब प्लान रखा, पर बाद में पलटी मारे। तो ये सब चीजों में, और अभी तो ओपनली अजित पवार जी ने कहा था कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है, उसके जैसे कद्दावर नेता को ये कहना पड़ेगा जाहिर में कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है, इसके बावजूद भी उनको साइड ट्रैक कर दिया। तो मुझे लगता है इतना इंसल्ट व्यक्ति कितना बार सहेगा, और इसका ही परिणाम है कि वो आज पार्टी के बाहर आए हैं और वो चाहते हैं कि विकास जो मोदी जी यहाँ पर लाए हैं, हर क्षेत्र में विकास, उस क्षेत्र में मैं भी कुछ अपना बदलाव करूं। मैं महाराष्ट्र में से हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पावर अजित पवार जी का है, जो डेडिकेशन है, सुबह आप उनके घर में 7-8 बजे से भी जाइए या 7 बजे भी जाइए, तब से वो कंटिन्यूस काम करते हैं। और डिसीजन फास्ट लेना, एक्यूरेट लेना, ये उनकी खूबी है। ये क्या हो गया फिर शेलार जी आपको, और क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? आप तो हमें 2 दशक से ये समझाते थे कि अगर महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट कोई नेता है उसका नाम अजीत पवार है, यही समझाते थे आप। अचानक आप बताने लगे कि अरे अजीत पवार से बेहतर तो काम करने वाला कोई नेता ही नहीं है। कमाल है आपका। आपके शीर्षस्थ नेता माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से बता रहे थे कि एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी, वो एनसीपी अब आपके साथ है। क्या हो गया? इसके संदर्भ में कुछ बताइए। आप अजीत पवार के सम्मान को लेकर इतनी चिंता कर रहे हैं। देखिए उस समय मुख्यमंत्री नहीं होने दिए, बाद में फिर छगन भुजबल को बना दिए, और आप क्या कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस के साथ आपने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, खुद बोल चुके थे मैं मुख्यमंत्री ही बनूंगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आपने उन्हें मुख्यमंत्री बना के रख दिया। ये क्या किया आपने? 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है अपने समीकरण के तहत। तो अपने नेताओं का अपमान करने से आपको कोई गुरेज नहीं। अजीत पवार के सम्मान के लिए आप इतनी चिंतित, जिनको आप भ्रष्टाचार का शिरोमणि बता रहे थे, जिनकी जगह जेल में बता रहे थे, वो आपके नेताओं के बगल में बैठे सम्मान के साथ में। विनोद शिलार जी थोड़ा तो बताइए ना, ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका? या जानकारियां बाद में आई आपको? अरे अरे अरे, इन्होंने भ्रष्टाचार थोड़ी किया था, भ्रष्टाचार करने वाले कोई और लोग थे। भ्रष्टाचार करने वाले कौन थे? शरद पवार थे। कौन शरद पवार? जिनके विषय में नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे मैंने राजनीति शरद पवार की उंगली पकड़ कर सीखी, और जब सीख ली तो पता चला अपना हाथ छुड़ाकर अपनी उंगली अजीत पवार को पकड़ा दी। सवाल है ना विनोद शिलार जी, थोड़ा बताइए ना हम लोगों को। देखिए शरद पवार जी राजनीति में तो प्रवीण है, इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं। ये तो सभी लोग मानते हैं। इतने साल जो व्यक्ति अपने उम्र के 38वें साल में चीफ मिनिस्टर होता है और कई सालों तक राजनीतिक जीवन में अलग अलग पोजीशंस पे जाता है, तो उनके राजनीति के बारे में तो कोई भी उनका विरोधक भी ना नहीं कहेगा। इस बारे में तो क्लियर है। देखिए आपको याद होगा 2019 में जब मोदी जी के चेहरे पे शिवसेना हमारे साथ लड़ी, हमारी सरकार आने की थी, जो बात आ रही थी, जैसे जैसे थोड़े हमारे फिगर कम पड़े
तो शिवसेना ने अलग रूप बता दिया। और कभी कई सारे मीटिंगों में, यानी जाहिर सभाओं में, लाखों की सभा में, ये मोदी जी ने नहीं तो अमित शाह जी ने, सभी ने डिक्लेयर, इवन देवेंद्र जी ने कहा था कि उनके नेतृत्व में आने वाला सीएम होगा। इट वॉज वेरी क्लियर। लेकिन लास्ट मोमेंट में पलटी मारने के बाद ये जो एनसीपी के कांग्रेस के साथ शिवसेना गई, तभी एक बात क्लियर थी। देखिए साहब, ऐसा है ना, आप हमारे चिन्ह पे चुन के आते हो, हमारे साथ हमारे नेता का फोटो देखकर लोग आपको वोट देते हैं, और लास्ट मोमेंट में आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हो, ये हमें पसंद नहीं। एक बार अन्याय सहन करना ठीक है, लेकिन बदमाशी करना तो आपको पसंद नहीं, अपने साथ शरारत होना, और अगर हमें पसंद नहीं तो फिर भ्रष्टाचारी का साथ लेना भी पसंद है। शेलार साहब, इसका उत्तर दीजिए। आपने इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में आकंठ डूबा हुआ बताया। ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार के मामले हैं। आपने देश को यह भरोसा दिलाया कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और उनकी जगह अब राजमहल में दिख रही है, इसलिए आप सवाल के घेरे में। विनोद शिलार जी, इसका उत्तर खोजिएगा। लेकिन मेरे साथ में निजामुद्दीन रायन जी है, उनसे जानने में मेरी दिलचस्पी है। हम तो डूबेंगे ही, तुमको ले डूबेंगे सनम। जो कांग्रेस के साथ होगा उसका कुल मिलाकर पतन होगा। उद्धव ठाकरे, अब शरद पवार, क्या कहते हैं निजामुद्दीन जी? भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए जिसको आप साथ लेंगे उसका काम लग जाएगा, ऐसा लगने लगा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आपने शायद एनसीपी की हिस्ट्री नहीं देखी जी। अगर इनके जो दोनों नेता बहस कर रहे हैं, इन्होंने अगर एनसीपी के बारे में थोड़ी सी भी इनको जानकारी होती, पिछली बार जो लोग बगावत करके गए थे उनको जमीन चटा दिए शरद पवार जी ने, और उसमें उदयन राजे भोसले जैसे आदमी का नाम था जिसकी सियासत का सिक्का इस कदर बोलता था कि कोई पलट के भी नहीं उसे वार कर सकता था। शरद पवार वो शख्सियत है जिसको महाराष्ट्र की राजनीति से खत्म करना बच्चों का खेल नहीं है। और ये बेईमानों की राजनीति करने वाले बीजेपी के लोग ये क्या जवाब देंगे? आप इतनी देर से इनसे पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि इन्होंने, अगर वो बेईमान थे तो उनको अपने साथ क्यों लिया? इन्होंने तो देश के संविधान की कसम खाकर भी झूठ बोल रहे हैं। 4-5 दिन पहले भारत का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में खुले आम एनसीपी का नाम लेके 70,000 करोड़ के घोटालों की बात करता है, उसमें नाम लेता है ओपनली, और उसके एक हफ्ते के बाद उनका एक नेता जो राज्य में एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, वो आदमी बुलाकर रात को किसी के घर में गलफोड़ी करके, डकैती इसे कहते हैं। इसे राजनीति में तोड़फोड़ नहीं करते, इसे विचार नहीं कहते। विचारधारा तो इनकी मिलने का सवाल ही नहीं है। इनके दर्जनों वीडियोस आप उठाकर देखिए जो पिछले 8-10 दिनों में, बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करता कि 5 साल 8 साल 10 साल बीत कर गए इसलिए तकलीफ में आए। आज इनको बड़ा दर्द याद आ रहा है। शिवसेना से इन्होंने जब नाता तोड़ा तो इनको लग रहा था कि सेना खत्म हो जाएगी। सेना के सब विधायक भी अगर इनके यहाँ चले जाएं तो भी सेना की ताकत को ये खत्म नहीं कर सकते। जिसे जनता चाहती है उसे लीडर बनाती है। ये एक समय है जो 4 साल 5 साल 3 साल के लिए प्रतिबद्ध है। साल भर के अंदर जब चुनाव आएंगे, इनके नेताओं के मुंह में जनता महाराष्ट्र की कालिक पोत देगी, क्योंकि बेईमानों को साथ लेकर जाना जिताना काम नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे, अरे निजामुद्दीन, आप तो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, पर ये गुस्सा आपका तब क्यों नहीं था जब 3 साल पहले अजीत पवार आपकी पीठ में छुरा भौंक कर, सही शब्दों में कहें तो सुबह तड़के या आधी रात, जो भी आप समय उचित माने बताने के लिए, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए थे। पर आप तो उसके बाद भी उनको अपने साथ में भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दिए। क्या निजामुद्दीन जी, आज आपको नहीं लगता है कि अगर अजीत पवार के संदर्भ में उस समय शरद पवार ने साहस दिखाया होता, उस समय अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया होता, तो शायद ये दिन नहीं आता। अजीत पवार ने 3 साल में अपने अकेले से आज 30 विधायक 40 विधायक साथ कर लिए। क्या आपको नहीं लगता है? कभी रहे होंगे शरद पवार बड़े 30 मार का, अपने यहां कहते हैं ना, न हो समय हो तो बल गोपी का वही अर्जुन वही बाण। शरद पवार उसी के शिकार तो नहीं हो गए? देखिए, ऐसा है, आज भी शरद पवार इस महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं। किसी राजनेता या किसी दल के बता देने से शरद पवार या उद्धव ठाकरे या जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसमें कोई कमजोरी नहीं आती। सत्ता एक नशा की तरह है, उतर जाता है।
साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे एक नेता आज भी जो सिंधे गुट में गया था वो अपने क्षेत्र में घूम नहीं पड़ रहा है। जो जिनको शहर में कोई जानता नहीं था वो भी 2 बंदूकधारी के साथ चलते हैं, क्योंकि जनता ये सब देख रही है। और महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं रही है, ये गद्दारी की परंपरा 5 सालों में इन्होंने डाला। बीजेपी के लोगों ने, उनका यही काम है कि किसी के, उनके यहाँ एक सिस्टम है, कितना बड़े आप भ्रष्ट हैं, कितने बड़े आप अपराधी हैं। आतंकवादी को भी तो अब मुझे समझता है कि शायद वो उसको भी ले लेंगे अगर इनके यहाँ आ जाए कोई और कहे कि भाई मैं तो बीजेपी का सदस्य बनना चाहता हूं, ले लीजिए। क्योंकि अब इनके पास कोई नीति नहीं रह गई, इनके पास कोई इस तरह की बात नहीं, कोई विचारधारा नहीं रह गई। उनको अब ये मोदी जी को भी अब ये समझने लगा है कि केंद्र की राजनीति में 2024 रिटर्न होने के लिए महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 40 जाएगी, तब जाकर कुछ बन सकता है। और मैं आज भी आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी है वो 40 सीटें लोकसभा की खड़ी करेगी। राज्य की कोई चिंता नहीं है, राज्य 6 महीने भी चल जाए तो बड़ी बात है। जिस दिन भी निर्णय आया इन्हें जेल जाने की तैयारी करना चाहिए, और ये सब होना है आज नहीं तो कल। इनका जो स्थान है वो इन्हें मिल जाएगा। और अरे इनका स्थान तो ठीक है निजामुद्दीन जी, आपका क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, ये सवाल है। वो हमारा जानना यह है कि शरद पवार भी कोशिश कर रहे थे विपक्ष एकजुट हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विपक्ष एकजुट हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और विपक्ष की एकजुटता करने के लिए चले थे, पता चला अपना घर ही बिखर गया। क्या आपको नहीं लगता है इसके चलते अब बाकी राजनीतिक दल जो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे थे विचार करेंगे भाई कहां इसके चक्कर में पड़ना है, अपने ही नुकसान ना हो जाए? क्या कहते हैं निजामुद्दीन जी? मैं ये कह रहा हूं कि जो 22-23 पार्टियों का अलायंस है जिस पर हो रही है, 17 तारीख को बेंगलुरु में बैठक होगी। आप एक दल बता सकते हैं क्या जिसने दल छोड़कर बाहर गया हो? आपने विधायक तोड़े हैं, पार्टी की लीडरशिप या पूरी पार्टी किसी के साथ अरे नहीं गई है। निजामुद्दीन जी, आप अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी भूल गए? अरविंद केजरीवाल तो घंटों में ही पलट गए भाई, आपको याद नहीं रहता निजामुद्दीन जी। विचार कीजिएगा आपका घर के लिए कितना भारी पड़ रहा है। लेकिन मैं आना चाहता हूं निरंजन परिहार जी आपके पास। महाराष्ट्र की सियासत में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे, विधायक तो अपने साथ बताते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दावा जनता के संदर्भ में। आपसे जानना चाहूंगा जनता के स्तर पर आप मान रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है कि हां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के हित में यह फैसला अजित पवार के नेतृत्व में लेते हुए देखा है? वाकई ऐसा मान रही है या जनता ये मान रही है भाई शरद पवार भी तो ऐसे ही करते आए थे? शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, पर कैसे बने थे? वैसे ही तो बने थे ना निरंजन जी, जैसे आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। तो बुरा मानने की बात क्या है? क्या कहते हैं निरंजन जी? जी, एक महाराष्ट्र की राजनीति का एक सीधा सा सरल सा रास्ता है सत्ता का। यहाँ पर सत्ता में शामिल होने को किसी भी हालत में बुरा आज तक नहीं माना गया। भले वो बाल ठाकरे के साथ में, उनकी पार्टी के साथ में सोनिया जी की पार्टी जो जीवन भर विचारधारा के तौर पर विरोध करती रही, वो उनके खिलाफ खड़ी रही और अंत में जाकर उनके साथ खड़ी हो गई। शरद पवार खुद अपनी पार्टी तोड़कर बाहर निकले थे, फिर एनसीपी बनाई और देश में जब सरकार आई तो केंद्र में जाकर कांग्रेस के साथ मंत्री बन गए। आप भैरव सिंह शेखावत का उदाहरण ले सकते हैं कि जब भैरव सिंह शेखावत को बीजेपी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित किया था तो अकेली शिवसेना थी जिसने उनके खिलाफ वोट दिया था, जबकि वो एनडीए में शिवसेना बीजेपी के साथ में थी और वोट का गणित ऐसा था कि भैरव सिंह शेखावत इस देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर बाल ठाकरे ने कांग्रेस का सपोर्ट किया और प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनवा दिया। तो ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र की राजनीति में कुल मिलाकर जो व्यक्ति जीतता है वो सत्ता के लिए आता है और सत्ता में शामिल हुए बिना न उसका मन मानता है, न उसकी राजनीति मानती है, न उसकी प्रजा मानती है। इसके लिए आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या समझती होगी, महाराष्ट्र की जनता को सब समझ में आता है और कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको इतना समझ में आता है कि हमारा विधायक जो है वो हर हाल में सत्ता पाना चाहता है, हमने उसको जिताया है तो वो ताकतवर बना रहे। अब रही बात निजाम भाई जो है, निजाम भाई का जो उत्साह और उसमें शामिल गुस्सा, ये दोनों बहुत वाजिब है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस अचानक ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब तक सत्ता में थी लेकिन अब वो थोड़ी सी सत्ता से दूर जाने का जो बहुत मन में दुख होता है, निश्चित रूप से सबको होता है। तो वो
के अध्यक्ष है। आप आशीष शेलार जी की जो भाषा थी कुछ दिन पहले एनसीपी के खिलाफ, उनकी पार्टी की जो भाषा थी एनसीपी के बारे में कि नेचुरल करप्ट पार्टी, एनसीपी मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी, वो अब नेचुरल करप्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा होते ही वो जयराम रमेश ने थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक कहा है कि इनके साथ में शामिल होते ही वो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो सारे कलंक धुल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता एक ऐसा प्रलोभन होता है जिसमें जाने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है, आतुर रहता है, भले वो शरद पवार हो, बाल ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो। एक सवाल मैं निरंजन जी आपसे जानना चाहता हूं। शरद पवार का जिक्र करते हुए सारे लोग ये बोलते हैं उन जैसा कुशल राजनीतिज्ञ नहीं है। शरद पवार के साथ धोखा हुआ है या शरद पवार शुद्ध रूप से आमने सामने की लड़ाई में युद्ध हारे? जो अजीत पवार और उनके साथ बाकी 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, ये अप्रत्याशित है या प्रत्याशित? ये सवाल आपसे नरेंद्र जी, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से शरद पवार ने पहले इस्तीफा दिया, फिर उस इस्तीफे को वापस लिया, फिर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, अजीत पवार की उन सब घटनाक्रम के संदर्भ में असहमति रही, इसके बाद अजीत पवार ने एक कदम उठाया। क्या आप मानते हैं निरंजन जी कि शरद पवार जैसा मजा हुआ राजनीतिज्ञ अनभिज्ञ रहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? शरद पवार ने इस्तीफा दिया ही इसलिए था ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए। हार गए शरद पवार, थक गए हैं शरद पवार, चुक गए हैं शरद पवार। हर व्यक्ति का एक समय होता है, शायद शरद पवार का भी समय वैसा ही चला गया जैसे भारतीय राजनीति में कभी अर्जुन सिंह भी चाणक्य के तौर पर देखे जाते थे। वही अर्जुन सिंह अपनी पार्टी बनाकर 2 सांसदों के भी मोहताज दिखाई दिए, खुद भी सांसद बनने के लिए मोहताज दिखाई दिए। क्या कहते हैं निरंजन जी? शरद पवार बीते हुए दिनों की बात। शरद पवार इस मामले में चूक तो उनसे हुई है, ये पक्का है। उन्हें थोड़ा सा आभास था, पता था, और ये संभावनाएं उनके सामने बिल्कुल थी कि अजीत पवार राजनीतिक रूप से, उनका अजीत पवार का राजनीतिक आचरण जो है वो कोई बहुत विश्वसनीय कभी नहीं रहा और किसी के लिए भी नहीं रहा। और विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जिस तरह की जो टूट होती रही बड़ी बड़ी, उस सब में शरद पवार इन सब के लिए मानसिक रूप से सदैव तैयार रहे। लेकिन उन्हें ये इतना बड़ा तो उनके साथ में अचानक ये हो जाएगा, और उनके खुद 1 महीने पहले जिनको पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, जिसका कोई पार्टी में प्रावधान भी नहीं है, वो प्रफुल्ल पटेल जैसा व्यक्ति जो शरद पवार के सबसे खासम खास हुआ करते थे, वो भी उनके साथ छोड़ के निकल गए। तो ये शरद पवार को आभास तो था कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हो गया। उसके बाद में शरद पवार को पता चला कि ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए सुप्रिया सुले सुबह रविवार की सुबह उनसे अजीत पवार से मिलने भी उनके घर पर गई थी, तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। बाद में जो मीटिंग में गई तो वहां से नाराज होकर वो निकल गई। तो शरद पवार की खेमे से अब जो ताकतवर चीजें दिखाई जाने लगी है, अब मुझे लगता है कि उनकी ताकत कम बच गई, ठीक वैसी जैसी आज महाराष्ट्र की राजनीतिक दलों में उद्धव ठाकरे की ताकत बची है। 40 विधायक का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी अजीत पवार की बैठक में 35 विधायक थे और उनके पास 12 थे। इससे समझ जाना चाहिए कि अब ताकत किसके साथ है। सर, एक बार सत्ता में आने के बाद में धीरे धीरे लोग और टूटते जाते हैं। विक्रम सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी के बहुत बड़े धड़े के शिवसेना के टूटने के बाद में एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत दावा था कि नहीं, पूरी पार्टी हमारे साथ में है, सब कुछ हम कार्यकर्ता हमारे हैं। लेकिन पदाधिकारी भी छोड़ते गए, उनके विधायक भी टूटते गए, सांसद भी टूटते गए। तो एक बार जब टूटना शुरू होता है और जब सत्ता की तरफ जाना शुरू होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति चुनाव लड़ता है सत्ता में आने के लिए। आने वाला समय और मुश्किल होता जाता है। निरंजन परिहार जी पूरी आने वाले भविष्य को दिखा रहे हैं। तो मैं आता हूं वापस सलीम सारंग जी। अभी तो सत्ता मिल गई, या सत्ता क्या मिल गई, सत्ते में कुछ हिस्सेदारी मिल गई, पार्टी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी को लेकर बाकी सारे राजनीतिक विश्लेषक चेताते हैं, ये अपने साथ किसी को भी जिंदा नहीं रहने देते हैं, ये अपनी ही साथियों को खा जाते हैं। ऐसा बताते हैं, भाई इस दल का ये हुआ, उस दल का ये हुआ, इस दल का ये हुआ। तो क्या देखें हम? आप सब आने वाले समय में भाजपा हो जाने के लिए तैयार हैं। एनसीपी, एकनाथ शिंदे गुट की तथाकथित शिवसेना, इन सब के भाजपा में मिल जाने के संदर्भ में कब तक की तैयारी है? क्या आपको लगता है आपका अलग वजूद रह जाएगा, आपका अलग सम्मान रह जाएगा? ये सवाल है सलीम जी। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ बोलना चाहूंगा। उनकी हालत देख के मुझे आज ऐसा लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। उन्होंने कहा कि
8 साल में काफी, आने वाले टाइम पे काफी लोग धूल चाटेंगे। तो पिछले 8 साल से कौन धूल चाट रहा है ये सबको पता है, कौन चाट रहा है नहीं चाट रहा है, जो छोड़ के चले गए। और अफसोस की बात मुझे ये लग रही है कांग्रेस की, कि उनके पास वैसा कोई लीडर नहीं है जो वो कांग्रेस का नाम ले सके। वो आदरणीय शरद पवार साहब का नाम ले रहे, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे, लेकिन वो कांग्रेस के कोई भी लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे महाराष्ट्र में। और आप एक चीज और नोट करेंगे, उनको, कांग्रेस को अपने खेमे में ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनका खेमा सलामत है कि नहीं। क्या उधर भी तो नाराजगी नहीं चल रही है, नाराजगी संगठन की है। और हमारे पास ऐसा है ना कि हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है। हम आपको काफी नाम गिना सकते हैं, अजीत दादा पवार गिना सकते हैं, छगन भुजबल गिना सकते हैं, ऐसे काफी वरिष्ठ लीडर है हमारे महाराष्ट्र में, जो कि आने वाले वक्त में बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, नाना पटोले, ये किसी खेत की मूली नहीं है। नेता है तो कौन है? 2 साल जेल में रहे हुए छगन भुजबल नेता है। नेता कौन है? ईडी के मामले में पेशियां भुगत रहे अजीत पवार नेता है। नेता कौन है? वो बिल्डिंग के मामले में ईडी के नोटिस को भुगत रहे प्रफुल्ल पटेल है। ऐसा ही है सलीम जी? नहीं, देखिए, एलिगेशंस लगाने में तो ऐसा है कि मैं आप पे एलिगेशन लगा दूं तो आप गुनहगार तो साबित नहीं होते ना। एलिगेशन किस पे भी लगा सकते हैं, जब तक हमारा कोड है। ये आपकी टिप्पणी किस पर है? ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। उन्होंने लगाई यार 75,000 करोड़ रुपए के घपले करके बैठे है आपकी पार्टी, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा। तो ये आरोप फालतू के रहते हैं। ये जो आपने शब्द अभी बोले, आरोप से क्या होता है? ये आपका मोदी जी के संदर्भ में टिप्पणी है आपकी। हाँ जी, तो बात ये है कि आरोप लगाने के लिए सब फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लगाते रहे आरोप, लेकिन सिद्ध होना चाहिए। और रही बात अजीत दादा, जो आपसे मैं फिर कह रहा हूं, ये आरोप मेरे लगाए हुए नहीं, ये आरोप माननीय सिंह जी के लगाए हुए नहीं है, ये आरोप निजामुद्दीन साहब के भी नहीं है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंच से लगाए हुए हैं। आप उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को इस तरीके खारिज कर रहे हैं। इन आरोपों से क्या होता है? और आपको लगता है ऐसा बोलने के बाद में आपका साथ भाजपा के साथ बना रह सकता है? नहीं, साथ तो सच्चाई के साथ बनेगा। जहां सच्चाई हो उसके साथ बना रहेगा। अगर हमारे नेताओं में सच्चाई है तो साथ बनी रहेगी। तो मैं प्रधानमंत्री, मैं इसमें माननीय शेलार साहब की टिप्पणी जरूर चाहूंगा। आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता के कथन को एनसीपी के सम्माननीय सलीम सारंग साहब ने सिरे से खारिज कर दिया। इस सम्मान के संदर्भ में क्या कहेंगे विनोद शेलार जी? थोड़ा बताइए ना। इसके पहले थोड़ा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे निजामुद्दीन जी, उनको थोड़ा उन्होंने कुछ बातें कही, अब मेरा टर्म आया है, तो बहुत चिल्ला के जोश में बात कर रहे थे और जितना हो सके भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे। मैं उनको एक पूछना चाहूंगा, आपकी तो पूरी जिंदगी बाला साहब के विरुद्ध में गई, शिवसेना के विरुद्ध। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे तो आए दिन कांग्रेस को गाली दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक बार मैं मेरी शिवसेना पूरी डिसॉल्व कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ हो। हम तो महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, हम तो मराठी में उसको महाभकास आघाड़ी बोलते हैं। आपने कभी बार सावरकर के विषय में आपकी राहुल गांधी ने बार बोला, आपको उल्टा डांटा उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आप उसके बारे में मत बोलिए। फिर राहुल गांधी शान बैठे, उस विषय में बोलना बंद कर दिए। हिंदुत्व के बारे में खुल के शिवसेना कहती है, आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं। आपकी दोनों की विचारधारा अलग है। मुंबई महानगर पालिका में गत कई सालों से जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में आप लोग तो इतने साल चिल्ला रहे थे, फिर सड़क हो, पानी हो, ड्रेनेज है, सभी बातों में फिर भी आप उनके साथ में जाके बैठते हो। अभी का कॉमन सिविल कोड की बात अभी हमने देखी, ओपनली सब पार्टियों ने अपना स्टैंड लिया, शिवसेना ने अभी तक नहीं लिया। आप विरोध कर रहे हो लेकिन वो कर नहीं रहे। तो इतना सब विरोधाभास होने के बाद भी आप कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हो? क्यों इतनी एडजस्टमेंट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इसका कारण एक ही है, आप कमजोर हो गए हो। आपको मालूम है आप इतने कमजोर हो गए हो
कि अपने बलबूते पे आप राजनीति कर नहीं सकते महाराष्ट्र में। आपको किसी कंधे की जरूरत है, वो कंधा कितना भी लूला हो, आपको कंधे को तो लेना ही पड़ेगा। अरे विनोद जी, आपने क्या कमाल की बात कही है ना, मेरा तो दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। पर आपसे जानना चाहता हूं, आप भी तो कंधे तलाश रहे हो। ये पहले आपने एकनाथ शिंदे का कंधा तलाशा, अब अजीत पवार के कंधे पर बैठ गए हो, तो इसे क्या माने? कांग्रेस तो कमजोर हो गई थी, पर देश तो ये समझ रहा था, और आप दुनिया को बता रहे थे कि हम सबसे मजबूत हो गए। आपने अपनी लाचारी इस तरीके से बता दी इस कार्यक्रम में ही कि देखो हम इतने मजबूर हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं कि अब हम हजारों करोड़ के जो आरोपियों उनके कंधे पर बैठने के लिए भी बाध्य हो गए, या उनको अपने सिर पर बैठाने के लिए बाध्य हो गए, जैसा आप उचित समझे विनोद शर्मा जी, जिसमें आपको अपना सम्मान सुरक्षित महसूस हो। तो आपने निजामुद्दीन जी के संदर्भ में तो बहुत सम्मान से बताया कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। कांग्रेस की कमजोरी तो जब टैली होती है ना, उसमें भी दिखती है कितनी कमजोर हो गई। और आप इतने लाचार और मजबूर हो गए, ये देख कर बड़ा अचंभा हो रहा है। देश ने बड़ा भरोसा किया है आप पर विनोद जी। आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आप गलत करने वालों को अपने पास भी नहीं फटकने देंगे, आप ऐसे लोगों को उनकी असल जगह पे पहुंचाएंगे। ये क्या किया आपने? आपने तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया भाई, जिनके संदर्भ में वादा था आपका विनोद जी। मानेंगे ना आप कि इनसे चक्की पिसवाएंगे? और कहां पिसवाएंगे? घर में नहीं, जेल में। जेल ही इनका घर होगा। ये क्या हुआ भाई? पता चला इनकी तो पार्टी का दफ्तर आपने मंत्रालय के बगल में खुलवा दिया। ऐसा क्यों किया विनोद जी? बहुत कमजोर हो गया हिमांशु जी। ऐसा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही, शायद वो अनसुनी रही थी। मैंने कहा था कि हमारे नेताओं का फोटो और सब नेतृत्व दिखाकर शिवसेना सत्ता पर आने का प्रयास कर रही थी। हमारे थोड़े नंबर्स कम हो गए, तो हमारे विरोधियों के साथ में बैठकर जिनका उन्होंने विरोध किया था, अपने सरकार बनाई। तभी हमने एक बात तय की, अन्याय तो कभी कभार व्यक्ति ने सहन किया तो भी चलता है, लेकिन धोखाधड़ी सहन नहीं करनी चाहिए। जिसको धोखाधड़ी सहन करने की आदत होती है, वो कभी कामयाब नहीं होता। हम उसको दंडित करेंगे, और हमने वो दंडित किया शिवसेना को, और हमने शिवसेना के साथ, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ में अपनी सरकार बनाई है। जिसने हमसे धोखाधड़ी की, उनको उनकी पोजीशन दिखाना जरूरी था, वो हमने दिखाया। ये हुई ना दमदारी वाली बात विनोद शर्मा जी का। हमारे साथ धोखा हुआ, उनको सबक सिखाया गया। सबक सीखे कि नहीं सीखे विक्रम सिंह जी, ये आपसे जानना है। फिर मुझे सलीम जी से कुछ और जानना है। जी विक्रम जी, सबक मिला धोखा करने का? हिमांशु जी अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब आप ये देखो, मैं क्या पूरा देश अब दावे से कह सकते हैं कि बीजेपी जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी इन्होंने मिला लिए। जिन जिन पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो सारे इनकी पार्टी में। तो ये बताइए कि आज मैं तो ये खुले तौर पे कह रहा हूं कि बीजेपी से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। अब ये जुटलाना चाहें तो जुटला सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और अब ये कितने भी दावे करें, हमारे साथ ये आ गया वो आ गया, भी जब इलेक्शन में पब्लिक के बीच में जाएंगे ना, पब्लिक जब इनसे पूछेगी तो अभी इनसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। विक्रम जी एक बार बताओ, आप ये पब्लिक बहुत करते हो, हर बार पब्लिक में जाते हो और नकारे जाते हो। क्या है शिवसेना? तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पार्टी होकर रह गए, और अब तो उद्धव ठाकरे साथ में कितने आदमी आपको भी नहीं पता। आपसे जानना जो है वो ये है, अब मुद्दे की बात, कि क्या आपके पास में अब भविष्य में लड़ने के लिए कोई दमखम बचा है? भाजपा से लड़ने वाला हर व्यक्ति वक्त के साथ कमजोर हो जाता है, ये इतिहास बनता जा रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी थी, पता चला उनके चाचा भतीजे की लड़ाई में निपटारा हो गया। फिर इसके बाद में आपकी पार्टी थी, तो आपकी पार्टी में भी एकनाथ शिंदे ने जो किया, आप अभी तक नहीं उभर पाए। और एक शरद पवार के कौशल पर लोगों को बड़ा भरोसा था। लोग बोलते थे शरद पवार जैसा कुशल राजनीतिज्ञ देश में नहीं है, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, और शरद पवार के साथ में भी खेल हो गया। तो आपसे जानना यह है, क्या विपक्ष के पास लड़ने के लिए कुछ बचा है, या विपक्ष ने वाकई सब कुछ भाजपा के हवाले ही सौंपने का संकल्प ले लिया? अरे सर, ये तो दावे कर रहे कि भाई हम ही हैं। आप देखो, कर्नाटका में देख लिया आपने, हिमाचल में देख लिया, दिल्ली में देख लिया, बंगाल में देख लिया, पंजाब में देख लिया, और शिवसेना की आप बात कर रहे हो, वहां से तो इनका कैंडिडेट भाग लिया था। अंधेरी में जब उपचुनाव था तो कैंडिडेट कहां टिका, भाग लिया था। वह बीएमसी के चुनाव नहीं करा रहे, तो और क्या सबूत दूं मैं आपको?
ये तो और क्या देख के सबूत दूंगा, ये विक्रम जी का कहना है। लेकिन मैं अब सलीम सारंगी जी आपके पास आता हूं। देखो, विनोद शेलार जी ने बड़ी मर्दों वाली बात कही, जैसे कहते हैं ना, दमदारी वाली बात, कि देखो जो धोखा करे ना उसे छोड़ना नहीं है, कैसे भी हो। अब आप लोगों के संदर्भ में शरद पवार की भाषा भी ऐसी ही है, धोखा दिए हो, कैसे अपने आप को बचाओगे? क्योंकि आप सभी बोलते हो शरद पवार जैसा तो कोई और है भी नहीं, तो आपको अपना भविष्य कितना काला दिखाई दे रहा है, कितना डर लग रहा है। अभी का तो बच गए, वर्तमान तो बचा लिया, भविष्य हमें बताया निजामुद्दीन जी ने, जितने भी लोगों ने पहले बगावत की है जीरो हो गए शरद पवार के खिलाफ। तो सलीम जी आगे भविष्य को लेकर बड़ी चिंता हो गई, मुझे थोड़ा बताएंगे? ये बात तो मुझे खुशी की बात है कि आदरणीय शरद पवार के लिए, साहब के लिए इतनी रिस्पेक्ट है सबके दिल में। वो बात हम झुटला नहीं सकते कि आदरणीय शरद पवार, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, वो हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य है और चाणक्य रहेंगे। रही बात, आज एक इंसान की उम्र होती है, उम्र के साथ साथ लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या घर बैठना चाहिए। उनको अभी साहब ऐसा है कि साहब अपने लेवल पे अपने उम्र के हिसाब से कई ज्यादा काम कर रहे हैं। और रही बात मिठाने की बात, तो उद्धव साहब के एक्सपीरियंस पॉलिटिकली और अजीत दादा की पॉलिटिकली एक्सपीरियंस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी ने उनके साथ जो किया होगा उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, शिवसेना के बैठे हुए वो बोलेंगे, लेकिन यहाँ अजीत दादा है। अजीत दादा के सामने मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी खड़ी रहेगी। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी एनसीपी बन के खड़ी होगी। इतना ही मैं आपको बोल सकता हूँ। ये हुई सलीम सारंगी जी की बात। और विनोद शेलार जी, अब इसमें आपकी टिप्पणी चाहिए। अभी जिनको आपने कालीन बिछाया है ना, वो आपकी कुर्सी खिसकाने वाले हैं। सलीम जी ने बता दिया, हो गया आपका उल्टी गिनती शुरू। अब नंबर 1 पार्टी जो है वो एनसीपी होगी। इसके लिए लाए हो अपने साथ। सलीम जी ने बता दिया क्या होने वाला है। क्या कहते हैं विनोद जी? अब मोशु जी, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर एक को अपनी पार्टी बड़ी करने का अधिकार है। और राजनीति में हर व्यक्ति आता है वो सत्ता पाने के लिए आता है, तो वो अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे, अपने क्या हो नेताओं गया? को आगे श्यामा लाएंगे। प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी जी की पार्टी को विनोद शेलार जी बोल रहे हैं राजनीति में जो भी आता है सत्ता पाने के लिए आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने हमेशा सुना कि हम राजनीति में सेवा के लिए आए, समाज में बदलाव के लिए आए हैं। आपने तो दृष्टिकोण ही बदल दिया विनोद जी। कहां पहुंच गए आप? ये हमें सिखाया गया है। सत्ता पाना है किसके लिए? सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। आप आधा सुनते हो, सिलेक्टिव मत सुनिए सर जी, सिलेक्टिव मत सुनिए। मैंने कुछ नहीं सुना, जो आपने बोला वो दर्शकों ने भी सुना। आपने सूत्र वाक्य बोला विनोद जी, बड़े भावुकता के साथ, और आपने यथार्थ भी बोला, कोई ऐतराज नहीं है। यथार्थ यही है, सत्ता पाने के लिए। देखिए, आपकी सत्ता को चुनौती मिलने जा रही है। सलीम सारंगी जी के शब्दों ने बताया है, बोले होगी अब भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी, आने वाला वक्त हमारा। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए तो फिर मैं निजामुद्दीन जी के पास चलूं। मैंने कहा सत्ता ये सेवा करने के लिए है, और वही जिन जिन नेताओं का आपने नाम दिया, अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, इन्होंने यही सोचा। और इसीलिए जब एक वोट कम पड़ा तो हमने सत्ता ठुकराई अटल जी के जमाने में। तो हम सेवा करने के लिए आए और सेवा ही करते रहेंगे। इसीलिए अरे विनोद जी, आपने सत्ता ठुकराई कैसे? मतलब आप लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए, तो उसके बाद में भी आप सोचते हो कि आप सत्ता में बने रह जाते? ये इतना लाचार है क्या? आपने कौन से सत्ता छोड़ दी? आपने समर्थन जुटाने की कोशिश की, भरसक प्रयत्न किया, आपके साथ समर्थन नहीं जुटा। सदन में वो डिवीजन हुआ, वो डिवीजन में आप हार गए तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। भाई उद्धव ठाकरे ने भी तो छोड़ी थी, उद्धव ठाकरे ने नहीं छोड़ी क्या? यही रहता है। पर मैं निजामुद्दीन साहब आपके पास वापस आता हूं। कुल मिलाकर सियासत में 2024 को लेकर विपक्ष बड़ी उम्मीद बांध रहा था, पर हर दिन गुजर रहा है विपक्ष की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। क्योंकि जिनके साथ आप भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनके ही कई साथी भाजपा के साथ हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं निजामुद्दीन जी, अब 2029 की तैयारी करें?
क्योंकि 2024 की तैयारी तो भाजपा ने दिखा दी। जो तुम्हारे साथ दिखते हैं वो असल में हमारे साथ होते हैं। जो भी जितना चाहे प्रयास कर ले, आपने एक चुनाव आपने कर्नाटक में देखा, जनता वहां आपको याद होगा एस.डी. देवगौड़ा जी के पुत्र को ये लग रहा था कि बगैर मेरे राज्य में सरकार नहीं बनेगी, सिंगापुर में बैठ के ड्रामे कर रहे थे। जनता ने उनको धूल चटा दिया। उसके बाद से जितने बाय इलेक्शन हुए हैं इन चुनावों में आप देख लीजिए, जनता ने इनको धूल चटाया, इनको नकार दिया है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह की घमंड इनको हो गया है। कल आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला पर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है, कोई गालियां बक रहा है। मतलब आपने इनके मुंह से भी अभी आपने सुना कि हम तो सत्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और सत्ता की दलाली में इस कदर अंधे हो गए हैं कि इन्होंने गोवा तोड़ा। आपने देखा होगा कि जिन 3 राज्यों में इन्होंने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए, और पूरे विधानसभा में आपने 50 खोखा होके आपने महाराष्ट्र का सब देखा ही होगा ना हाल। तो इनको पता है कि हम बेईमानी के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन नेताओं का आपने नाम लिया था उन नेताओं के पास कोई चरित्र था, वो चरित्र के बल पर भी बात करते थे, तब भी हमारा विरोध था। लेकिन उसके बाद इनके यहाँ राजनीति में कोई चरित्र नहीं बचा। रात को जेलों से निकाल के बाहर लाए गए और उनको बात तो ठीक है निजामुद्दीन, लेकिन क्या है, राजस्थान में आपकी भी सरकार जो है ना वो अल्पमत की थी, वो बहुमत में कैसे बदली ये भी देश ने देखा। कैसे बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायकों को अचानक कांग्रेस में आस्था जागृत हो गई, वैसी जागृत हुई जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कुछ भाजपाइयों की कांग्रेसी होने के संदर्भ में थी और फिर भाजपाई हो गए। तो कुल मिलाकर आपको भी जहां मौका मिला है वहां पर भी आपने चौका तो लगाने की कोशिश की है निजामुद्दीन। बहरहाल 2024 की चुनौती को समझिएगा। मैं आखिरी बातचीत के लिए आना चाहता हूं परिहार साहब के पास में, लेकिन उससे पहले विनोद जी शायद कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं। एक बार विनोद जी की टिप्पणी सुन लीजिए। विनोद जी। हिमांशु जी, निजामुद्दीन जी कह रहे थे बीजेपी के बारे में, अरे जिनके कार्यकाल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सिवा कुछ हुआ ही नहीं, वो ये बात कर रहे हैं। आप सब आपने देखा होगा केंद्र में 9 साल में कभी कोई स्कैम का बात किसने सुना है? अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसने लाया इस देश में? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इनके राजीव गांधी खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे, जब 1 रुपया मैं दिल्ली से भेजता हूं तो 15 रुपए नीचे पहुंचता है। जिनके कार्यकाल में एक भी साल एक भी महीना ऐसा गया नहीं। मैं याद ही गिनाऊं, सीडब्ल्यूसी घोटाले से, कोल स्कैम से लेके तो लिस्ट जबरदस्त है ना, उसकी क्या कहें विनोद जी। आप देखो ना, एक झटके में सुबह 4 बजे शपथ हो जाती है, दिन के 2:30 बजे शपथ हो जाती है, घंटों में शपथ होती है। डीबीटी तो जबरदस्त है। पर बहरहाल हम आखिरी टिप्पणी के लिए निरंजन जी आपके पास आना चाहते हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं, महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकलकर, कि कल के घटनाक्रम के साथ जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ रही हैं, क्या 2024 के संदर्भ में विपक्षी एकता की धार भोतरा पड़ना अब तय नहीं हो गया है? क्योंकि जो दल मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते थे वो दल अंदर ही अंदर खुद ही बिखर जा रहे हैं, तो साथ क्या आएंगे? क्या कहते हैं? सत्ता के विरोध में जिस प्रकार के गठबंधन होते रहे, जो तीसरा मोर्चा दरअसल वो तीसरा ही रहता है, कभी दूसरा भी नहीं बन पाता है। और पहले की तो सपने छोड़ दीजिए, लेकिन ये हम करीब पिछले 30 वर्षों में बार बार देखा है हमने। तो शरद पवार की जो कोशिश थी, देखिए शरद पवार की कोशिश बननी थी, वो दरअसल इस देश के नेता जब माने जाते हैं तो वो देश के नेता स्वयं को स्थापित करने की कोशिश में, उन सारी पार्टियों का एकजुट करने की कोशिश में वो थे। और उसके बहुत दूसरे कारण है जो सार्वजनिक तौर पर राजनीति में सब लोग जानते हैं कि शरद पवार आर्थिक रूप से सक्षम है, छोटे दलों को भी वो मदद करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। और शरद पवार ने इस रूप में भी अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया है देश में। तो उन पर भरोसा करके उनको एकजुट होने की जो कोशिश चल रही थी उसको निश्चित रूप से झटका लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की पार्टी नहीं संभाल सकते वो भी सबको एक करके कितनी ताकत से लड़ेंगे, लड़ेंगे सवाल है। तो कुल मिलाकर अगर बातचीत के मर्ग पे पहुंचे तो शरद पवार को महाराष्ट्र में पहुंची हुई चोट दरअसल विपक्षी एकता को देश के स्तर पर पहुंची हुई चोट है। शरद पवार इस तैयारी में थे कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर निकलकर वो पूरे देश में घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शरद पवार सब कुछ भूलकर अपने इस अपमान का बदला लेने की कोशिश करेंगे।
जो शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, इन तमाम लोगों के साथ देश भ्रमण का प्लान कर रहे थे, उनके संदर्भ में खबर ये आ रही है कि अब वो कांग्रेस के नेता नाना पटोले, उद्धव जी ठाकरे, इनके साथ में महाराष्ट्र में गली गली घूमेंगे, इस बात के लिए घूमेंगे कि देखो हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के संदर्भ में सियासत में जो भी खेल किया हो, पर विपक्षी एकता के प्रयासों में तो खेल कर ही दिया है। तय 2024 के संदर्भ में निश्चित रूप से महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों को आसान करने का काम किया है, और विपक्ष इससे कैसे उभरता है जानने में दिलचस्पी रहेगी। और उससे भी बड़ी दिलचस्पी है कि क्या वाकई शरद पवार साबित कर पाएंगे कि उनका समय भी खत्म नहीं हुआ है, जैसा अजीत पवार ने दावा किया। यहां पर हमारे को एनसीपी के सलीम सारंग ने बताने की कोशिश की, अब उम्र हो गई, देखें उम्र किसकी होगी, इंतजार रहेगा उम्र का जवाब जानने का। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर इन हालातों को लेकर कुछ यूं है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। तो कुल मिला के वक्त बदल गया, शरद पवार का भी, अजीत पवार का भी। ठीक वैसे ही जैसे शरद पवार के लिए अजीत पवार बदल गए और अजीत पवार के लिए शरद पवार बदले जा रहे हैं। देखें यह बदलाव आने वाले समय में क्या और गुल खिलाता है, हम उस पर निगाह बनाए रखेंगे। और अभी आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।